देखेंगे बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे हमने इसके पहले भी बात किया हुआ है कि जब कभी भी किसी द्विध्रुव को किसी एक बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो उस द्विध्रुव के ऊपर आघूर्ण लगता है, मतलब टॉर्क लगता है विद्युत क्षेत्र की वजह से। अब देखिए जैसे यहाँ पर जो द्विध्रुव है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है +q, एक ऋणात्मक आवेश है -q। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग किसी द्विध्रुव को किसी एक बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो नेट बल होता है वो शून्य हो जाता है। भले ही नेट बल शून्य हो जाता है लेकिन जो आघूर्ण है वो लग रहा होता है, और वो जो आघूर्ण का मान होता है वो होता है टॉर्क बराबर, तो वो आघूर्ण होता है टॉर्क, जिसको टॉर्क बोलते हैं, वो होता है P क्रॉस E। तो P क्रॉस E एक तरह का द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो ये जो आघूर्ण यहाँ पे लग रहा है, मान लेते हैं कि इस आघूर्ण के विपरीत हमने एक बाह्य आघूर्ण लगाया, यानी इसको ये जो आघूर्ण यहाँ पे लग रहा है इस आघूर्ण की वजह से यहाँ पर घूर्णन हो रहा होगा, मतलब ये रोटेट हो रहा होगा। तो इस आघूर्ण के विपरीत हमने एक बाह्य आघूर्ण लगाया, और बाह्य आघूर्ण का मान हम लोग लगभग उतना रखते हैं कि जो ये आघूर्ण है लगभग उदासीन हो जाए, लगभग न्यूट्रल हो जाए। अब जो हम बाह्य आघूर्ण लगाएंगे उस बाह्य आघूर्ण के हेल्प की सहायता से इसमें घूर्णन होगा, इसको हम रोटेट करेंगे। अब अगर मैं कोई एक्सटर्नल टॉर्क बाह्य आघूर्ण लगा रहा हूँ ताकि मैं इस डाइपोल को, इस द्विध्रुव को रोटेट कर सकूँ, तो मैं ये बात का ध्यान रखूँगा कि रोटेशन इतना स्लो होना चाहिए, मतलब इतने स्मॉल कोण से होना चाहिए कि किसी भी तरह का त्वरण ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी तरह का एनर्जी का, यानी ऊर्जा का लॉस नहीं होना चाहिए, ऊर्जा नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग एकदम छोटे छोटे कोण से इसको रोटेट करते हैं। तो अगर मैं इसको एक छोटे से कोण से रोटेट करूँगा तो उसको रोटेट करने में जो मुझे कार्य करना होगा वो कार्य मान लेते हैं dw है। तो कार्य बराबर, अब हमें पता है जो कार्य होता है वो होता है फोर्स, यानी बल गुणे स्थानांतरण, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से ये जो द्विध्रुव है यहाँ पर रोटेट कर रहा है। जब कभी भी घूर्णन होता है तो वहाँ पर जो फोर्स होता है उसको हम लोग आघूर्ण के मान लेके चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आघूर्ण। तो ये हो गया आघूर्ण यानी टॉर्क गुणे, यहाँ पर एंगल में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डी थीटा, कोणीय स्थानांतरण डी थीटा। तो डी थीटा एक छोटा सा कोण है जिस कोण से हम लोगों ने द्विध्रुव को क्या किया, घुमाया। जब हम द्विध्रुव को घुमाएंगे तो कितने कोण से घुमाए, डी थीटा कोण से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, dw। जब आपसे पूछा जाए कि टोटल कार्य कितना हो जाएगा तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मान लेते हैं कि जो द्विध्रुव है वो इनिशियल θ0 पर था, तो इसका जो इनिशियल कोण हो गया, प्रारंभिक कोण वो हो गया θ0, और मान लेते हैं उसको हम लोगों ने θ1 तक घूर्णन किया, तो θ0 से कितना हो गया, θ1। अब इसको देखिए लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा, जब आप इसकी जगह पर रखेंगे इसको तो ये हो जाएगा PE θ0 से θ1 साइन थीटा डी थीटा। ध्यान रखिएगा जो विद्युत बल है उसकी वजह से जो आघूर्ण लग रहा था उस आघूर्ण के विपरीत हमने एक बाह्य आघूर्ण लगाया, उस बाह्य आघूर्ण की वजह से जो कार्य हो रहा है वो कार्य हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसको ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा PE, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा, प्रारंभिक θ0 है, बाद में कितना है θ1। अब यहाँ पर इसको जब आप रखेंगे तो इसकी जगह पर एक बार θ1 आ जाएगा, एक बार θ0 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, तो ये लिखा जाएगा cos θ0 माइनस cos θ1। तो θ0 से θ1 तक रोटेट करने में, घूर्णन करने में ये कार्य आपको करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य संचित यानी एकत्रित हो जाता है किसकी तरह, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी, यानी यही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी U के बराबर हो जाएगा। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का मान शून्य
लेना है तो उसके लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो थीटा 0 है वो π/2 है, यानी 90 डिग्री। अगर थीटा 0 90 डिग्री मतलब π/2 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो आपको जो u मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी वो मिल जाएगा -PE cos थीटा। मतलब ये हुआ कि जब आप इस द्विध्रुव को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो इसको थीटा एंगल से रोटेट करने में जो भी ऊर्जा संचित हुई वो ऊर्जा इतनी हो जाएगी -PE cos थीटा। अगर इसको आप सदिश के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा -P डॉट E, तो ये हो जाएगा u थीटा। तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहाँ लिखा गया बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो द्विध्रुव है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दूरी 2a है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 2a है। तो केंद्र से यहाँ की दूरी a हो गई और ये भी कितनी हो जाएगी a। तो अगर ये a है और यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है तो जो ये दूरी होगी ये दूरी कितनी हो जाएगी a cos थीटा। वैसे ये दूरी भी कितनी हो जाएगी a cos थीटा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2a cos थीटा। ध्यान रखिएगा कि जो 2a cos थीटा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इसको लिखा गया है 2a cos थीटा। और ये दूरी जो है वो जिस दिशा में बाह्य क्षेत्र है उसी के अक्ष पर है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब हमने जो इसके ठीक पहले का टॉपिक पढ़ा हुआ है वहाँ पर हम लोग ये बात करते हैं कि जब कभी भी हम लोग किसी आवेश को अनंत से दो अलग अलग बिंदु पर ला के रखते हैं जहाँ पर पहले से कोई बाह्य क्षेत्र होता है तो हमें कुछ कार्य करना होता है। जैसे यहाँ पर एक बाह्य क्षेत्र है E। ये बाह्य क्षेत्र जो है वो किसी एक आवेश की वजह से, वो आवेश यहाँ नहीं दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर बाह्य क्षेत्र E है और हम लोग इस बाह्य क्षेत्र में समझिए कि दो आवेश को ला के रख रहे हैं, एक है Q और एक है -Q। इसके ठीक पहले जो टॉपिक है उसको एक बार आप ज़रूर पढ़िए, फिर जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो मान लेते हैं कि जो अपना एक मूल बिंदु है उस मूल बिंदु से जो Q है वो R1 दूरी पर है। ठीक उसी तरह से जो मूल बिंदु है वहाँ से -Q जो है वो R2 दूरी पर है। तो जब मैं बिंदु Q के लिए जो यहाँ पर आवेश Q है, जब इसके लिए मैं लिखूँगा विभवांतर और विभव तो वो लिखा जाएगा VR1। मैं दोबारा दोहरा दूँ कि इसके ठीक पहले का जो टॉपिक है उसको आप ज़रूर पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़िए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया VR1। ठीक उसी तरह से -Q के लिए लिखा जाएगा VR2। जितना कार्य आवेश Q को अनंत से यहाँ पे लाने में करा जाएगा वो कार्य हो जाएगा Q, ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं, तो वो कार्य हो जाएगा तो अनंत से यहाँ पर आवेश को लाने में जो हम लोग को कार्य करना होगा, मान लेते हैं W1, वो हो जाएगा QV R1। आवेश 2 के लिए जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा कि W2 बराबर -QV R2, क्योंकि एक धनात्मक आवेश है तो +Q, एक ऋणात्मक है तो -Q। तो जब इनके बीच का विभवांतर आप लिखेंगे, विभवांतर, तो वो लिखा जाएगा QV R1 QV R2। जब आप टोटल वर्ग लिखेंगे, विभवांतर बोला या फिर टोटल वर्ग समझिए, विभवांतर नहीं, टोटल वर्ग जब लिखेंगे तो जो टोटल वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा W1 + W2। तो W1 ये हो गया और W2 ये हो गया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ देखिए बोला गया है कि अगर जो दोनों आवेश हैं +Q -Q, अगर हम लोग उनके बीच का भी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो उस केस में किस तरह का फॉर्मूला में बदलाव हो सकता है और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक आवेश है -Q, मान लेते हैं यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है +Q, तो इनके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगी इन दोनों के लिए वो हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2
बटे आर, आर कितना हो गया 2a, तो इसको आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए वही बात लिखी गई है, यहाँ पर -q² बाई ये पूरा क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए QVR1 -QVR2, ये जो है जो भी हमने इसके पहले लिखा था वो था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग दोनों आवेशों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा QVR1 -VR2, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर VR1 -VR2, क्योंकि एक आवेश धनात्मक था और एक ऋणात्मक था, इसलिए ये टर्म आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी दोनों आवेशों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा है वो एक तरह का नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर ये एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है तो पोटेंशियल एनर्जी में इस कांस्टेंट का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। मतलब पोटेंशियल में हम लोग कांस्टेंट को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। अगर हम लोग कांस्टेंट को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक नियतांक है। और यहाँ देखिए बोला गया है स्थितिज ऊर्जा के लिए नियतांक महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर स्थितिज ऊर्जा के लिए नियतांक महत्वपूर्ण नहीं है तो हम लोग इस टर्म को हटा देंगे, और जब हम लोग इस टर्म को हटा देंगे तो सिर्फ जो आगे का टर्म है वो रह जाएगा। तो जो आगे का टर्म है वो क्या रह जाएगा? जैसे हमने पीछे लिखा था, टोटल कार्य W बराबर QVR1 -VR2 ये लिखा था। अब हमें पता है कि जो W डिवाइड बाई Q होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है पोटेंशियल के बराबर, जो लिखा गया VR1 -VR2। तो यही बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VR1 -VR2। इसको हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखा हुआ है PE cos थीटा। तो जो PE cos थीटा क्या हो गया? P.E। मतलब ये हुआ कि जो हमारा लास्ट में फार्मूला आया हुआ है, जो हमारा आखिरी में फार्मूला आया हुआ है, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा। जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? P.E।